नमस्कार साथियों, बेंसला क्लासेज पर आपका स्वागत है। तो साथियों, BSTC PTT 2022 के लिए जो हमारी क्लास चल रही हैं उनमें राजस्थान जीके की ये 6वीं क्लास है और जो मेवाड़ का इतिहास चल रहा था ये उसका दूसरा पार्ट है। तो साथियों, पिछली क्लास में हमने जो गोयल वंश था मेवाड़ का, उसकी उत्पत्ति के बारे में जो कुछ बातें थी वो, और शिलादित्य और गोहिलादित्य या गोयल के बारे में अध्ययन कर लिया था। इसके बाद जो इस वंश का इम्पोर्टेंट शासक है नेक्स्ट, वो है कालभोज या बप्पा रावल। तो आज हम बप्पा रावल कालभोज से आगे पढ़ेंगे। तो साथियों, बप्पा रावल के बारे में हम अध्ययन करते हैं। बप्पा रावल। तो मित्रों, जो ये बप्पा रावल थे, जो इनका मूल नाम तो ये आपको याद रखना है साथियों। इनका जो मूल नाम था वो था कालभोज। इनका जो मूल नाम था मित्रों वो था कालभोज। और ये हारित मुनि की गायें चराते थे। किसकी? ये नाम आपको याद रखना है, हारित मुनि की या हारित ऋषि की गायें चराते थे। हारित ऋषि के शिष्य थे हारित ऋषि की गायें चराते थे। तो साथियों, इनके बारे में एक किंवदंती है, वो इस प्रकार है कि ये हारित ऋषि इनसे मतलब बहुत ही प्रसन्न थे, ये उनकी सेवा करते थे। तो उन्होंने, जब उनको पता चला कि जब उनका अंत समय आ गया है, उनको देवदूत लेने आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था कि बप्पा तुम कल हम जाएं उससे पहले आप आना, तो हम आपको कुछ आशीर्वाद या कोई वरदान देंगे, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। तो बप्पा रावल क्या है, वहाँ पहुँचने में थोड़ा से लेट हो जाते हैं और वो जैसे ही इनसे कहते हैं कि जो वो देवदूत इनको लेकर जा रहे होते हैं हारित ऋषि को, तो ऊपर से वो बोलते हैं कि बप्पा तुम अपना मुंह खोलो। तो जैसे ही बप्पा रावल अपना मुंह खोलते हैं तो हारित जो ऋषि हैं वो ऊपर से थूकते हैं। तो जो बप्पा है उनको ये अजीब लगता है और वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। तो जो वो थूक था उनका, तो वो इनके पैर पर गिर जाता है। तो हारित ऋषि कहते हैं कि अरे बप्पा, तुमने ये क्या कर दिया? जो ये थूक था ये तो एक तरीका से अमर का वरदान था, अगर ये तुम्हारे पेट में चला जाता तो तुम अमर हो जाते, लेकिन तुमने ये पैर पर गिरा है, इसलिए जहाँ भी तुम्हारे पैर पड़ेंगे वहाँ शुभ रहेगा। तो इस प्रकार इनकी कथा है। तो जो ये इनको बप्पा रावल की जो उपाधि दी थी, ये भी किसने दी थी? हारित ऋषि ने ही दी थी। और साथियों, फिर इनके जो ये चित्तौड़गढ़ पर राज्य की जो कहानी है वो यहीं से शुरू होती है कि जो हारित ऋषि थे, इनके आशीर्वाद से ही 734 ईस्वी में, 734 ईस्वी यानी 8वीं शताब्दी में, इन्होंने चित्तौड़गढ़ के राजा मानमोरी, तो आपको ये नाम याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ का एक राजा था मानमोरी नाम का, उसको इन्होंने हराया। मानमोरी को हराकर वहाँ पर इन्होंने अपने राज्य की या अपने गोहिल साम्राज्य की नींव रखी। किसने? बप्पा रावल ने। तो ये सब हारित ऋषि का जो आशीर्वाद था उसी से हुआ था। और इन्होंने जब गोयल साम्राज्य की जो नींव थी, यानी कि एक राजा के रूप में एक राज्य में इन्होंने रखी,
तो जो गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक है तो वो किनको कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है, बप्पा रावल को क्या कहा जाता है? गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक। ये आपको याद रखना है साथियों, गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो वो हैं बप्पा रावल। और जो गुहिल वंश का आदि पुरुष, मूल पुरुष या संस्थापक है वो कहा जाता है गुहिलादित्य को। और साथियों इनके बारे में एक और बात आपको याद रखनी है कि इन्होंने ही मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए। सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए किसने? बप्पा रावल ने। ये भी आपको याद रखना है, प्रश्न यहीं से बनता है कि गुहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था और किस सन में इन्होंने, मतलब किस ईस्वी में। बाकी हिस्ट्री में आपको याद रखना है, सन ज़्यादा नहीं पूछी जाती है, वही सन पूछी जाती है जो क्लियर हो। ऐसी सन जिसमें कन्फ्यूजन हो वो कभी नहीं पूछी जाती है। इसलिए जो मोस्ट डेट होंगी हम आपको वही लिखाएंगे, फालतू हम आपको नहीं लिखाएंगे। ठीक है साथियों, तो सर्वप्रथम सोने के सिक्के इन्होंने ही चलाए। और इन्होंने जो इनके कुल देवता है वो कौन है? तो इन्होंने एकलिंग जी, तो बप्पा रावल ने एकलिंग जी का जो मंदिर है, एकलिंग जी का जो मंदिर है वो इन्होंने साथियों कहाँ बनवाया? कैलाशपुरी गांव में। ये गांव का नाम आपको याद रखना है, कैलाशपुरी गांव में बनवाया। ठीक है साथियों, और आपको याद रखना है जो ये एकलिंग जी का मंदिर है ये लकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है साथियों, इसके बाद बात करते हैं जो इनकी समाधि थी। मित्रों वह इनकी समाधि कहाँ थी? नागदा में थी। और नागदा को जो राजधानी थी वो गुहिलादित्य ने बनाया था। तो जो बप्पा रावल के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी परीक्षा की दृष्टि से वो सारी बता दी गई। जो प्रश्न होगा इनसे बाहर बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आप बिल्कुल भी इधर उधर ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं पड़ें। ठीक है साथियों, फिर जो अगला महत्वपूर्ण शासक है गुहिल वंश का वो है अल्लट, या इसी का दूसरा नाम या उपनाम है आलूराव। तो मित्रों अल्लट के बारे में हम जानते हैं जो महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इन्होंने हूण, जो इनकी शादी थी, इन्होंने विवाह किससे किया? तो इन्होंने विवाह था वो किया था हूण राजकुमारी से, जिसका नाम था हरिया देवी से किया था। और जो हूण थे ये विदेशी थे, तो आप कह सकते हो कि ये इनका जो विवाह था कैसा था? अंतरराष्ट्रीय विवाह किस शासक का हुआ था? वो हुआ था अल्लट या आलूराव का। और इसके बाद साथियों बात करें, इन्होंने जो राजधानी थी वो सर्वप्रथम इन्होंने राजधानी किसको? आहड़ को बनाया था। नागदा राजधानी किसने बनाया था? गुहिलादित्य ने। और बप्पा रावल की समाधि भी कहाँ है? नागदा में। लेकिन जो अल्लट या आलूराव था इसने अपनी राजधानी नागदा से हटा करके आहड़ कर ली। तो ये प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अल्लट ने अपनी राजधानी सर्वप्रथम कहाँ बनाई या फिर आहड़
गोयल वंश की राजधानी को आड़ कौन सा शासक लेकर आया, तो वो हो जाएगा आलूराव या अल्लट। और इसके बाद साथियों बात करें कि इन्होंने मेवाड़ में सर्वप्रथम नौकरशाही व्यवस्था को लागू किया, यानी कि जो ये नौकरों वाली प्रथा थी कि दास हुआ करते थे, वही राजा महाराजाओं का काम करते थे, ये मेवाड़ में इन्होंने ही किया था। किसने? अल्लट आलूराव ने, जिसके बाद से नौकरशाही अंदाज में जीने लगे। इनके जो छोटे मोटे काम थे वो दास करने लगे। इसके बाद साथियों एक और बात है कि इन्होंने प्रतिहार जो वंश था, प्रतिहार वंश के देवपाल को मारा था। देवपाल को मारा था। ठीक है साथियों। और ऐसा किसने कहा है? ओझा के अनुसार, यानी कि जो इतिहासकार ओझा हैं उनके अनुसार इन्होंने प्रतिहार वंश के देवपाल को मारा। तो अल्लट के बारे में सिर्फ इतनी ही बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो शायद इतिहास ही हमारा कभी कंप्लीट नहीं हो। इसलिए हम बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण बातें सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे जिनमें से प्रश्न पूछा जाता है, फालतू ज्ञान नहीं पेलेंगे। ठीक है साथियों, आगे बात करते हैं। और जो इनके महत्वपूर्ण शासक हैं उनमें थे एक रण सिंह। आपको ये जो महत्वपूर्ण शासक हैं यही याद रखना है। इनका जो कालक्रम होगा, जो महत्वपूर्ण शासक होगा उसका कालक्रम हम स्वयं ही बता देंगे, तो आप चिंता नहीं करें, जिसका पूछा जाएगा वो। तो साथियों होता क्या है कि जो रण सिंह थे, तो इनके जो शासन काल में जो गोयल वंश था, गोयल वंश दो शाखाओं में बट गया। ठीक है साथियों, दो शाखाओं में बट गया। एक तो रावल शाखा और दूसरी शाखा थी साथियों राणा शाखा। यानी कि गोयल वंश के कुछ शासक रावल कहे गए और कुछ राणा कहा गए। तो इनको कैसे कहा गया, कहाँ से राणा कहलाते हैं और कहाँ से कहाँ तक रावल कहलाते हैं, तो ये हम आपको बताते हैं। तो जो रण सिंह थे, तो इनके एक पुत्र था छेम सिंह। तो इन्होंने रावल शाखा का निर्माण किया था। तो रावल शाखा का निर्माण किसने किया था? छेम सिंह ने। ठीक है साथियों। और इन्होंने जो इनकी रावल शाखा थी, ये कहाँ? चित्तौड़ पर ही शासन करने लग गई। चित्तौड़ पर ही इनका शासन रहा। और जो द्वितीय शाखा थी राणा शाखा, ये रण सिंह के पुत्र राहप ने शुरू करी थी। और जो इन्होंने अपना राज्य था वो कहाँ किया था? सिसोदा गांव। इन्होंने सिसोदा गांव बसा करके वहां पर इन्होंने शासन शुरू किया। और वहीं से ये राणा शाखा स्टार्ट हो गई, किसके? राहप के द्वारा। और वहीं से ये जो राणा शाखा के शासक थे ये सिसोदिया कहे जाने लगे। और जो छेम सिंह ने रावल शाखा बनाई थी, ये साथियों कहाँ पर? यहाँ मेवाड़ में या चित्तौड़ में ही इनका शासन रहा था। ठीक है साथियों। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण शासक है वो है जैत्र सिंह। तो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो यही हैं साथियों कि जो जैत्र सिंह हैं, इन्होंने जो अपनी राजधानी है वो नागदा से चित्तौड़ बनाई। राजधानी बनाई कहाँ? नागदा से चित्तौड़। क्यों बनाई? क्योंकि ये
इल्तुतमिश के आक्रमणों से परेशान थे। इल्तुतमिश के आक्रमणों से परेशान होकर। ठीक है साथियों, आप साथ ही साथ इनके नोट बनाते रहें और साथ ही साथ इनका रिवीजन भी करते रहें, जिससे कि आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। और क्लास अगर आप पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है मित्रों, और इन्होंने जो इल्तुतमिश था और जो जैत्र सिंह था, ये इल्तुतमिश इन पर आक्रमण करता रहता था। तो एक बार इनके मध्य में महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, जैत्र सिंह और किसके मध्य में, इल्तुतमिश के। तो इनका जो युद्ध था वो भूताला नामक स्थान पर हुआ था, इसलिए इसको भूताला का युद्ध कहा जाता है। इल्तुतमिश और जैत्र सिंह के मध्य, ये डेट आपको याद रखनी है साथियों, 1227 ईस्वी। 1227 ईस्वी में हुआ था। जो ये भूताला नामक स्थान है, ये कहाँ पर है, राजसमंद जिले में। तो इस युद्ध में हुआ क्या था कि जो भूताला का युद्ध था, इसमें इन्होंने जो इल्तुतमिश था इसको हरा दिया था युद्ध में, इल्तुतमिश को हराया। तो साथियों, प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाएगा कि भूताला का युद्ध किसके मध्य हुआ, तो जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के। कौन विजयी हुआ, जैत्र सिंह। हारा कौन, तो इल्तुतमिश हारा। ठीक है साथियों, और इसकी जो युद्ध की जानकारी है, जो युद्ध की जानकारी है, ये हमें कहाँ से मिलती है, भूताला के युद्ध की जानकारी। तो ये आपको याद रखना है, दो टाइम की रचनाएं हैं। एक तो मतलब उस टाइम की रचना है क्या, हम्मीर मर्दन, हम्मीर मद मर्दन, इसका आपको नाम याद रखना है। और जो इसके रचयिता थे, ये किसने लिखी थी, मतलब ये लिखी थी जय सिंह सूरी ने, जय सिंह सूरी ने। और जैत्र सिंह के में जो शासनकाल था, इसके टाइम एक महत्वपूर्ण बात ये और है कि ये मेवाड़ का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने दिल्ली के 6 सुल्तानों का शासन देखा था, 6 सुल्तानों का शासन देखा था। तो साथियों, प्रश्न इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ का वह कौन सा शासक था जिसने दिल्ली के सर्वाधिक शासकों का या सुल्तानों का शासन देखा था। वो था जैत्र सिंह। और पूछ ले कितने सुल्तानों का, तो वो उनकी संख्या आपको याद रखनी साथियों, वो संख्या थी कितनी, 6। ठीक है मित्रों, इसके बाद जो इम्पोर्टेंट शासक है वो आता है कौन, समर सिंह, समर सिंह। तो समर सिंह के बारे में जो बात है इम्पोर्टेंट, वो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इनके जो 2 पुत्र थे, एक था कुंभकर्ण और एक था रतन सिंह। तो इनका जो पुत्र था कौन, कुंभकर्ण, कुंभकर्ण। तो जो इनका पुत्र था, ये यहाँ से चला गया, कहाँ पर, नेपाल चला गया साथियों। नेपाल में जाकर के गोयल वंश की स्थापना कर दी, किसने, कुंभकर्ण ने। तो कुंभकर्ण आपको याद रखना है, ये पूछ ले सवाल कि नेपाल में गोयल वंश की स्थापना किसने करी, तो कुंभकर्ण ने करी। या पूछ ले कुंभकर्ण ने गोयल वंश की स्थापना कहाँ करी, तो वो हो जाएगा कहाँ, नेपाल में करी। ठीक है साथियों, और मित्रों अगली बात आपको याद रखनी है कि रतन सिंह, मतलब ये जो समर सिंह थे, इनके दूसरे पुत्र थे, उनका नाम था क्या, रतन सिंह। तो ये एक इम्पोर्टेंट शासक रहे हैं
क्योंकि इनके टाइम पर जो चित्तौड़गढ़ का जो शाखा था प्रथम, जिसमें रानी पद्मिनी थी, तो इसलिए रतन सिंह मोस्ट हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो जो रतन सिंह थे, इन्होंने अपना शासन चित्तौड़ पर जारी रखा। इन्होंने चित्तौड़ पर शासन किया। ठीक है साथियों, तो इसमें से समर सिंह में से यही बनते हैं कि जो कुंभकर्ण था वो किसका पुत्र था? समर सिंह। या पूछ ले समर सिंह के कौन से पुत्र ने नेपाल में गोयल वंश की स्थापना की? तो कुंभकर्ण ने। ठीक है साथियों, आगे जो चित्तौड़ के शासक पढ़ रहे हैं हम, तो इनमें रतन सिंह ने यहाँ पर शासन किया था। तो रतन सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे। तो रतन सिंह के बारे में सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि ये जो रावल शाखा थी, कौन सी? जो रावल शाखा थी, जो रण सिंह के शासनकाल में दो भागों में बटे थे, एक रावल और एक राणा। रण सिंह के पुत्र क्षेम सिंह ने रावल शाखा का निर्माण किया था, और जो रण सिंह के दूसरे पुत्र राव थे, उन्होंने सिसोदा गांव बसा करके वहाँ राणा शाखा या सिसोदिया वंश का या सिसोदिया शाखा का शासन किया था। तो ये जो रावल शाखा थी, उसका जो अंतिम शासक था वो रतन सिंह था। तो रतन सिंह के बारे में आपको याद रखनी है, रावल शाखा का अंतिम शासक था। अंतिम शासक। और साथियों, इसके बारे में मतलब जो ये रतन सिंह था, तो उस टाइम पर दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी उस टाइम क्या अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, धीरे धीरे सभी छोटे मोटे राजाओं को हरा करके अपने जो दिल्ली का राज्य था उसको बढ़ा रहा था। यानी कि वो पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करना चाहता था। तो उसकी साम्राज्यवाद की नीति थी, मतलब सभी को अपने में मिला लेना। तो इसी के तहत चित्तौड़गढ़ पर भी उसने आक्रमण किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में आक्रमण किया था। कहाँ? चित्तौड़ पर। कहा जाता है कि ये मतलब यहाँ पर इनका रतन सिंह था, इनका एक ब्राह्मण था, उसकी जो ये इनकी रानी पद्मिनी थी उस पर बुरी नज़र थी। तो वो क्या है, जब पता चलता है रतन सिंह को, तो वो उनको यहाँ से निकाल देता है। जो आपने पद्मावत मूवी देखी होगी उसमें दिखा रखा है। तो वो जा करके अलाउद्दीन खिलजी से कहता है कि महाराज, आपने बहुत सुंदरियाँ देखी होंगी, लेकिन जो रतन सिंह की पत्नी है पद्मिनी, उससे नीचे होंगी। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी है, ये रतन सिंह पर आक्रमण करता है। यानी पहले तो उससे कहता है कि आप हमें आपकी रानी पद्मिनी को दे दो, फिर ये नहीं मानते हैं। तो वो कड़ी धूप में 2 4 6 महीने तक वहीं पे डेरा लगा के पड़ा रहता है, चित्तौड़ के जो दुर्ग है वहाँ पर। लेकिन फिर भी नहीं मानता है रतन सिंह। तो ये उसके सामने पेशकश रखता है, कौन? अलाउद्दीन खिलजी की, आप ज़्यादा नहीं तो रानी का मुँह ही दिखा दो। तो ये पानी में उनका जब जल प्रतिबिंब दिखा देते हैं इनको, तो उनकी नीयत खराब हो जाती है अलाउद्दीन खिलजी की, और वो इनको धोखे से मतलब रतन सिंह को अपने साथ ले जाता है दिल्ली। तो वहाँ पर रानी भी चले जाती है। फिर रानी इनको वहाँ से छुड़ा के ले आती है रतन सिंह को। और इस प्रकार इन कथा आपने फिल्म में पूरी तरीक़ा से अच्छी तरह देखी होगी, और नहीं देखी तो देख लेना। ठीक है मित्रों, जो मोस्ट बात है एग्जाम दृष्टि से वो याद रखना है कि जो रतन सिंह था उसकी रानी कौन थी? पद्मिनी। पद्मिनी रानी, ये मतलब बहुत ही सुंदर थी, अति सुंदर। तो होता क्या है कि जो ये युद्ध था, इसमें रतन सिंह मतलब जब आक्रमण होती है, लड़ाई, तो रतन सिंह को तो ये वहाँ से सुरक्षित ले आते हैं। जो दिल्ली में लड़ाई होती है इसके खेमे में, तो जो पद्मिनी का चाचा था गोरा, गोरा
और बादल, यानी कि गौरा तो थे पद्मिनी के चाचा और जो बादल थे ये पद्मिनी का भाई था। तो ये जब ये युद्ध हुआ था इसमें लड़ते हुए दोनों मारे गए, वीर गति को प्राप्त हुए। तो ये आपको याद रखना है, ये 26 अगस्त 1303 ईस्वी को वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हो गए थे साथियों। और यानी कि इन्होंने केसरिया किया। ऐसा होता है, शाखा पूर्ण शाखा वो माना जाता है जिसमें केसरिया भी हो और जौहर भी हो। जौहर में तो यानी कि स्त्री अपने प्राण दे देती थी, और केसरिया में क्या है, जो पुरुष थे वो वीरगति को प्राप्त हो जाते थे। तो इनमें ये मतलब जो महारानी पद्मिनी और नागमती थी, ये रतन सिंह की और पत्नियों में से नाम था। महारानी पद्मिनी और महारानी पद्मिनी प्लस 1600 और रानियां थी, रानियां या 1600 महिलाएं थी। और जो दुर्ग की जितनी महिलाएं थी उन्होंने जौहर किया था। तो साथियों जौहर और केसरिया दोनों मिलकर शाखा कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है ये युद्ध था, इसमें ये क्या था, चित्तौड़ का प्रथम शाखा था। चित्तौड़ का प्रथम शाखा कब हुआ था साथियों, 1303 ईस्वी में। प्लस राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा जिसमें 1600 से अधिक महिलाओं ने अपनी जान दी थी, सबसे बड़ा शाखा। और ये राजस्थान का दूसरा शाखा था, अगर क्रम से देखें तो राजस्थान का दूसरा शाखा था, क्योंकि पहला जो शाखा था वो साथियों हुआ था कहाँ, रणथंभौर में, वहाँ पर राजा हम्बीर का शासन था। तो जब चौहानों को पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो 1301 में वो होता, ये दूसरा शाखा हुआ था कब, 1303 ईस्वी में। आपको याद रखना, चित्तौड़ का प्रथम शाखा, राजस्थान का सबसे बड़ा और दूसरा शाखा। ठीक है साथियों, और बात करते हैं कि इस युद्ध को मतलब आंखों से किसने, लेखक ने देखा। तो जो खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी, इसका एक कवि था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो इस युद्ध में इसके साथ आया था, तो इसने इस युद्ध का सजीव चित्रण किया, सजीव चित्रण किया, यानी कि इसने आंखों देखा जो हाल था वो इसने अपनी जो रचना थी उसमें लिखा। ठीक है साथियों, इसके बाद इस युद्ध में और बात करते हैं कि अलाउद्दीन जो खिलजी था उसको रानी पद्मिनी मिली नहीं, तो वो नाराज मतलब दुखी होकर के यहाँ से गया। और उसका जो पुत्र था, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था जिसका नाम था खिज्र खा, के नाम पर जो दुर्ग था, जो चित्तौड़गढ़ था, दुर्ग चित्तौड़गढ़, तो इन्होंने दुर्ग चित्तौड़गढ़ का नाम बदल करके खिज्र खां के नाम पर साथियों क्या कर दिया, खिजराबाद, खिजराबाद। और जो यहाँ पर फिर शासक था वो कौन बन गया, खिज्र खां। जो अलाउद्दीन खिलजी था वहाँ, वो तो यहाँ से दुखी होकर के चला गया क्योंकि उसको रानी पद्मिनी मिल न सकी, और उन्होंने खिज्र खां इसका पुत्र था उसको चित्तौड़ का शासक बना दिया और वो यहाँ से चला गया। और इसके बाद साथियों बात करते हैं कि जो पद्मावत है, जो ग्रंथ जिसमें इस युद्ध का रतन सिंह पद्मावती का, यानी कि जो पद्मिनी है इनका अच्छे से वर्णन है, वो साथियों पद्मावत में मिलता है। किसमें, पद्मावत। तो पद्मावत को लिखा किसने था,
ये 1540 ईस्वी के लगभग का, ये डेट आपको याद रखनी, 1540 ईस्वी। किसने? मलिक मोहम्मद जायसी। और इसमें इन्होंने जो ये युद्ध था इसके बारे में पूरी डिटेल लिखी थी, जो आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। और साथियों जो ब्राह्मण था जिसने मतलब कह करके वहाँ अलाउद्दीन खिलजी से कहा था, उसका नाम था साथियों राघव चेतन ब्राह्मण, जिसने पद्मिनी के बारे में जाकर के अलाउद्दीन खिलजी को बताया था। तब उसने यहाँ चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। और इसमें एक और आपको याद रखना, जो पद्मिनी थी उनके पास एक तोता था, पद्मिनी के तोते का नाम, तो वो था साथियों हीरामणि तोता। तो आपको ये याद रखना है पद्मिनी तोते का नाम या प्रजाति कौन सी थी, तो वो थी हीरामणि तोती, जो कि मतलब ये बोलने में निपुण था, इंसानों की तरह बोल सकता था। तो मित्रों आज की जो क्लास है ये यहीं पर पूरी होती है। आज क्लास में हमने बप्पा रावल, अल्लट, रण सिंह, जैत्र सिंह, समर सिंह और रतन सिंह का कार्यकाल के बारे में अच्छे से पढ़ा है। इसके बाद साथियों जो अगली क्लास होगी उसमें हम राणा हम्बीर देव, लाखा, चूड़ा, मोकल, कुंभा इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अपने सभी साथियों तक शेयर कर देना। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।